हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए, जो हमारा टॉपिक है आज है ब्लड। ब्लड ब्लड को हम हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं। रक्त या रुधिर रुधिर कहते हैं। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम सेल यानी कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। कई सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं यानी ऊतक बनाती हैं। टिश्यू हिंदी में हम उसको ऊतक कहते हैं। ऊतक। टिश्यू से आर्गन बनते हैं। आर्गन यानी अंग। और आर्गन से आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र और आर्गन सिस्टम से हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है यानी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम आदि विभिन्न प्रकार के आर्गन सिस्टम होते हैं। जो ब्लड होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र। परि का मतलब होता है चारों ओर। संचरण यानी संवहन करना या घूमना। संवहन करना या घूमना यानी जो ब्लड हमारे शरीर में सिर से लेके पांव और पांव से लेकर सिर तक हमेशा संचरित करता रहता है, इसलिए हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट यानी हृदय। वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। यानी जो ब्लड होता है वह हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और वेसल्स के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में सप्लाई होता है यानी भेजा जाता है। इसलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम ब्लड, हार्ट, ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, हार्ट को कहेंगे हृदय, उसके बाद आर्टरी यानी धमनी, वेन यानी सिरा, लिम्फ यानी लसिका। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। ब्लड का, हार्ट यानी हृदय का, आर्टरी यानी धमनी का, वेन यानी सिरा का, लिम्फ यानी लसिका का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड।
ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहते हैं। स्टडी या ब्लड हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। हिम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। सीरोलॉजी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर सीरम पाया जाता है। जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। उस कंपोनेंट में जैसे प्लाज्मा हो गए, रुधिर कणिकाएं हो गई, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो उसको हम सीरम कहते हैं, और सीरम की उपस्थिति के कारण हम इसको सीरोलॉजी भी कहते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहते हैं। जो हमारा ब्लड होता है यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी तरल संयोजी ऊतक। तरल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लिक्विड फॉर्म में होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो ये कनेक्टिव यानी संयोजी, जो जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह एक प्राकृतिक कोलॉइड होता है। यह जो ब्लड होता है प्राकृतिक कोलॉइड होता है। कोलॉइड होता है। कोलॉइड एक प्रकार का सॉल्यूशन यानी विलयन होता है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म और अघुलनशील कण को दूसरे पदार्थ में निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे मिश्रण को हम कोलॉइडी मिश्रण कहते हैं, और जो पदार्थ उसमें कोलॉइड के फॉर्म में होता है उसको हम कोलॉइड पदार्थ कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है वह एक प्राकृतिक कोलॉइड होता है। जो ब्लड का उत्पत्ति होती है वह मेसोडर्म से होती है। ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। यानी जो इम्ब्रियो होता है या भ्रूण, इम्ब्रियो को हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं, उसमें 3 प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती है। जो बाहर की जर्म लेयर है उसको हम इक्टोडर्म, बीच वाली को मेसोडर्म, और जो अंदर है उसको हम इंडोडर्म कहते हैं। तो जो ब्लड की उत्पत्ति होती है यानी रुधिर की जो उत्पत्ति होती है वह मेसोडर्म से होती है। इसके अलावा जो ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। यह जो पीएच, हम किसी भी विलयन का जब पीएच मापते हैं तो वह एक प्रकार का स्केल या पैमाना होता है जिसपे 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। रुक जाइए, थोड़ा पानी पी ले। सात से लेके 14 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। जब किसी भी विलयन का हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं और जब उसकी रेंज 7 से कम होती है, किसी भी विलयन की हाइड्रोजन रेंज 7 से कम होगी तो वह विलयन अम्लीय होगा, और जब 7 से 14 के बीच में आएगी तो वह क्षारीय होगा।
क्षारीय होगा। और जब किसी भी विलयन की रेंज 7 आती है तब वह हमेशा उदासीन होता है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान होता है वह हमेशा 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 से ना तो कम होना चाहिए ना तो अधिक होना चाहिए। यदि ब्लड का पीएच मान 7.4 से कम हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब हम देखते हैं ब्लड की क्वांटिटी। ब्लड क्वांटिटी, ब्लड क्वांटिटी। जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वह मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में ब्लड की क्वांटिटी 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और जो फीमेल होती है, फीमेल यानी महिला, फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों का खून पीती हैं, बट ये सब मजाक की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो पुरुष का वेट होता है वह महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है, और जो पुरुष होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है, इसलिए उनमें ब्लड भी ज्यादा होता है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल का वेट भी कम होता है और उनके ब्लड में आरबीसी की संख्या भी कम होती है, इसलिए ब्लड भी कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम मिलीग्राम प्रति डीएल होती है। और फीमेल में हीमोग्लोबिन 11 से 13 mg प्रति डीएल होती है। डीएल यानी डेसीलीटर, mg यानी मिलीग्राम। जो ब्लड होता है वह टोटल बॉडी वेट का यानी संपूर्ण शरीर के भार का 7 से 8% होता है। टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। जिस यंत्र की सहायता से हम ब्लड को मापते हैं उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से ही ब्लड को मापा जाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का यानी रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, इसको हिंदी में पूरा आप लिखना चाहें तो हीमोग्लोबिन लिख लें। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम मतलब यानी लोहा यानी आयरन, Fe यह जो लौह युक्त कंपोनेंट होता है, और जो Fe होता है इसका भी रंग लाल होता है, यानी यह भी रेड कलर का होता है। और जो ग्लोबिन होती है यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, इसका भी रंग
लाल होता है। इसलिए जो हमारे ब्लड का रक्त का रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यह जो हीमोग्लोबिन होती है हमारे ब्लड में बफर विलयन का कार्य करती है। बफर विलयन का कार्य करती है, यानी ब्लड के पीएच मान यानी रक्त के पीएच मान को स्थिर बनाए रखती है। स्थिर बनाए रखती है। नोट करके लिखेंगे। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में रक्त सफेद रंग का होता है। रक्त का रंग सफेद होता है। उसका कारण होता है हीमोलिम्फ की उपस्थिति के कारण कॉकरोच में ब्लड का रंग सफेद होता है। दूसरा लिखेंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो रक्त का रंग होता है, ऑक्टोपस में रुधिर नीले रंग का होता है। नीले रंग का होता है। इसके लिए जो रिस्पांसिबल पिगमेंट होता है वह होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस में जो रक्त होता है वह नीले रंग का होता है और हीमोलिम्फ की उपस्थिति के कारण कॉकरोच का रक्त सफेद रंग का होता है। जबकि मनुष्य में या जिनमें भी रक्त लाल रंग का होता है उसके लिए जो रिस्पांसिबल पिगमेंट होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसलिए ज्यादा हम लिख नहीं पाते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन यानी रुधिर का निर्माण। रुधिर का निर्माण यानी ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन की क्रिया को हिमेटोपोएसिस कहते हैं। हिमेटोपोएसिस कहते हैं यह प्रोसेस। रुधिर निर्माण की क्रिया को हिमेटोपोएसिस कहते हैं। पोएसिस से तात्पर्य है यानी पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी निर्माण। जो रुधिर का निर्माण होता है, जब सबसे पहले रुधिर का निर्माण यानी भ्रूणावस्था में जब इम्ब्रियो बनता है यानी भ्रूण बनता है, भ्रूण में जब भ्रूण में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स नहीं बने रहते यानी अंग नहीं बने रहते हैं, जैसे लीवर नहीं बना है, किडनी नहीं बनी है, स्प्लीन नहीं बनी है, इन सब सारी चीजों का निर्माण भ्रूण में नहीं हुआ रहता है, तब भ्रूण में रक्त का निर्माण अणुपीतक में होता है। अणुपीतक में होता है यानी यॉर्क सैक।
भ्रूण में जब विभिन्न प्रकार के आर्गन नहीं बने रहते हैं तब उनमें रक्त का निर्माण अणुपीतक यानी यॉक्साइट में होता है। और जब भ्रूण में विभिन्न प्रकार के आर्गन्स बन जाते हैं, उन सारे आर्गन्स का निर्माण हो जाने के बाद उनका यानी रक्त का फॉर्मेशन, रक्त का निर्माण यकृत तथा प्लीहा, लीवर और स्प्लीन में होता है। बाद में यानी एडल्ट में या जन्म के बाद ब्लड का निर्माण यानी रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। यह जो बोन मैरो होती है वह दो प्रकार की होती है। बोन मैरो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। एक होती है रेड बोन मैरो और दूसरी होती है येलो बोन मैरो। और हमारे शरीर में जो ब्लड का फॉर्मेशन करती है वह रेड बोन मैरो करती है। यानी जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे रेड बोन मैरो में बनते हैं। जो बोन मैरो होती है यानी यह एक हड्डी होती है खोखली, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, खोखली हड्डी होती है। इसके अंदर जो बोन सेल्स विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं और इसमें स्पॉन्जी सेल्स पाई जाती हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। यानी जो बोन लॉन्ग होती हैं जिसमें खोखलापन ज्यादा होता है, उसी के अंदर जो रेड होती है उसी के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में यानी आपातकालीन स्थिति में जब रेड बोन मैरो डैमेज कर जाती है तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज हो जाती है और यह जो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज हो करके जो ब्लड का फॉर्मेशन करती है। आपातकालीन स्थिति में येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज हो जाती है यानी बदल जाती है, यानी बदल जाती है तथा ब्लड का फॉर्मेशन करती है, यानी निर्माण करती है, ब्लड का निर्माण करती है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। ब्लड कंपोनेंट रुधिर का संगठक, रुधिर संगठक। ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट,
जिसको हम कहते हैं तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट, जिसको हम कहते हैं ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। जो तरल पार्ट होता है उसमें होती है प्लाज्मा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, हमारे शरीर में जितना ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा होती है। इसके अलावा जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्प सेल्स, कार्प सेल्स पाई जाती हैं। यह ब्लड कार्प सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। यानी इसके 2 नाम हैं, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट। अब हम पहली हेडिंग करेंगे प्लाज्मा। पहली हेडिंग हम करेंगे प्लाज्मा। हिंदी में भी इसको प्लाज्मा लिखेंगे, प्लाज्मा। यह जो प्लाज्मा होता है यह एक तरल पदार्थ होता है, यानी लिक्विड पार्ट होता है। जो ब्लड का होता है वह लिक्विड पार्ट होता है, यानी तरल पदार्थ होता है, तथा यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। इसमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं का नाम हम लिख लेते हैं। वाटर यानी जल, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड में विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटीन। जो वाटर होता है इसका 90%, प्लाज्मा का 90% जो होता है वह वाटर होता है, और जो प्रोटीन होती है वह 9% प्रोटीन होती है। बाकी जो ये सारे हैं वो 1% में शेष पाए जाते हैं। ग्लूकोज से पता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और यह जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन्स का नाम हम यहाँ लिखते हैं। जो प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रोटीन यानी प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, यह जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है और प्रोथ्रोम्बिन,
ये दोनों जो होती हैं वह ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करती हैं, लेकिन जो इसमें सबसे मेन प्रोटीन होती है जो ब्लड के थक्का जमाने में सहायक होती है वह फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। यानी ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। और यह जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जिसकी सहायता से जो ब्लड होता है वह थक्का जमता है, ब्लड के थक्का जमने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग यानी ब्लड के थक्का जमने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।